देखो क्या कह रहे हैं। मोनिंदर गुड इवनिंग, राम राम। क्या कह रहे हैं पूछ लो, जो प्रॉब्लम है सॉल्व करवाओ। हाँ भाई करें शुरू। ओके सब लोग कॉपी पेन लेके तैयार, बिल्कुल तैयार हो सब लोग। पानी वानी लेके बैठना चाह रहा है, ठीक है। नींद विंद नहीं लेना, गायब नहीं हो जाना बीच में से कहीं। अच्छा बीच में पढ़ाते हुए ना मैं कमेंट पे ध्यान कम देता हूं, आप लोग समझो कि मैं कमेंट पे ध्यान कम दे रहा हूं। वॉइस ठीक जा रही है, मैंने यहां से कम कर दिया। मैं कमेंट पे ध्यान कम दूंगा, तो आप ये देखते रहना कि अपना जो भी कोई प्रॉब्लम हो, यहां 2 लोग हैं वो देखते रहेंगे, कोई ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो पूछवाते रहना, कमेंट देखते रहना तुम लोग लगातार। अभी मैंने साउंड थोड़ी कम कर दिया वहां से, हाँ ठीक है। अंशु तेवतिया, ओके शुरू करो चलो। देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। और मैं इसका लेवल जो लेके चलूंगा वही आपका यूपीएससी लेवल को लेके चलूंगा, ओके। और जब यूपीएससी लेवल लेंगे तो नीचे का तो सारा वही जाना है। शुरू कर रहे हैं भाई अब, ओके रेडी। देखो टॉपिक है आपका आपातकालीन प्रावधान, हेडिंग डाल लीजिएगा, आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस जो हमारे संविधान के भाग नंबर 18 में दिए गए हैं, और आर्टिकल 352 से 360, अनुच्छेद 352 से 360 तक इनकी चर्चा की गई है। जो नोट कर सकते हो कर लो, जो रह जाता है स्क्रीनशॉट ले लेना है, ओके। और बाद में उस वीडियो को दोबारा देख लेना है, लेकिन टॉपिक को आज ही कंप्लीट कर लेना है सबको, छोड़ना नहीं टॉपिक को बिल्कुल भी। लाइव रहना सब लोग और नोट करते रहना सब। अब देखिए आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 18 में आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक, ये आपका टॉपिक है। शुरू करते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों से। कुछ बेसिक चीज समझनी बहुत जरूरी है आपातकाल को समझने के लिए। अगर सीधा सीधा इस चीज पे जाओगे कि आपातकाल ही हमें पढ़ना है तो दिक्कत होगी, ओके। बड़ा लिखें, चलो बड़ा लिखता हूं, बड़ा लिख देता हूं मैं, जो समझने वाली बात है, ओके। देखो सबसे पहली बात यह समझने की जरूरत है कि आखिर आपातकाल का मतलब क्या है। तो हम लोग एक नॉर्मल बात को जानते हैं कि आपातकाल का मतलब होता है इमरजेंसी, एक नॉर्मल शब्द तो यही है। तो इमरजेंसी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर आप किसी ऐसी कठिन परिस्थिति में फंस जाते हैं कि जब आपको दिक्कत आए, तो उस समय आप क्या करने वाले हैं। आपातकाल के समय आप क्या करेंगे। हमने कहा किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट हो गया, वो बेचारा अकेला है, कोई और उसके साथ नहीं है, तो हमने कहा वो आपातकाल में फंस गया ना, तो उसकी हेल्प कैसे होगी, इसी बात को तो बोल रहे हैं। तो आपातकालीन प्रावधान का मतलब क्या है कि जब देश किसी संकट में हो, देश किसी असुरक्षा में हो, देश को कोई खतरा हो, अगर ऐसी कोई कंडीशन बन जाती है तो उस समय हम क्या करेंगे, या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान दिए गए हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, हाँ बड़ा लिखा है अब तो, सोनिया सिसोदिया बेटा बड़ा लिखा है अब तो मैंने, देखो मार्कर में इंक कम है। अरे मैंने क्या कहा था भाई, मार्कर में इंक कम है, हाँ थोड़ा सा इसमें और इंक डाल दो ना, एक दूसरा नया मार्कर ले और इसमें और इंक डाल देना, हाँ लो इसमें और इंक डाल देना। देखो अब समझो, अगर हम कहते हैं कि आपातकाल प्रावधान संविधान में क्यों दिए गए हैं, तो बात यह समझने की है कि आपातकालीन प्रावधान संविधान में इसलिए दिए गए हैं कि हमें जब देश की एकता, देश की अखंडता और देश की सुरक्षा को कोई खतरा महसूस हो, देश की एकता, देश की अखंडता, देश की सुरक्षा को यदि कोई खतरा महसूस होता है, तो उस समय हम इस परिस्थिति से निपटने के लिए क्या कर सकते हैं। यह बात समझ में आई है कि जब देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को कोई खतरा महसूस होता है, तो उस समय इमरजेंसी प्रोविजंस के थ्रू हम लोग अपने संविधान में हमें दिया गया है कि हम क्या इसमें कर सकते हैं। थोड़ी सेटिंग हम लोग कर रहे हैं, देख लेना आप लोग। बहुत ज्यादा वाइट हो गया अभी, ये मेरा ही चेहरा वाइट हो गया, क्या कर रहे हो तुम लोग। हाँ अभी देखो कैमरे की सेटिंग हम लोगों ने कर दी है, और थोड़ा करो, अभी वाइटनेस है, वाइटनेस हो गई है ज्यादा। हाँ जी, अच्छा कुछ सेकंड बाद चलेगा, हाँ हाँ ठीक है। या
लाइव क्लास में ये सब थोड़ी होगा जो अब हम कर रहे हैं यार, ये सेटिंग पहले होनी थी ना, इसमें इंक डाल दो फटाफट से। अभी ठीक दिख रहा है, फ्लैश लग रही है, अब देखो अब ठीक दिखेगा, अब ठीक आ जाएगा। नहीं दिखाई दे रहा है, क्लियर नहीं है, अब ठीक है, अब हो गया, देखो अब देखो, अब सही है, हाँ अब ठीक है ना निखिल, निखिल मलिक अब ठीक है, बढ़िया। नहीं अंकित अब तो ठीक हो गई है ब्राइटनेस, रेडी टू गो, ओके अब ठीक हो गया भाई। अब देखो समझने की कोशिश करो वरना इन्हीं चीजों में लगे हुए रह जाएंगे हम लोग। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को कोई खतरा होता है तो हम लोग ये कहते हैं कि देश में उनसे लड़ने के लिए आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। पक्का? अरे अभी तो अब दिखेगा साफ, अब साफ दिखेगा, चिंता मत करो, अब साफ दिखेगा जो मैं लिखूंगा। देखिए अब सुनिए गौर से, सबसे पहली यह बात समझने की है कि देश में आपातकाल जो है, आपातकाल ये आपको स्थिति कैसी बनाता है। आपातकाल जो है देश में आर्टिकल 352 संविधान के अनुसार, 356 और 360 ये 3 आर्टिकल हैं जो हमारे आपातकाल के लिए देश के संविधान में दिए गए हैं। ओके, 352, 356 और 360। अब इन 3 आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते क्या है पहले ये समझ लीजिए। ये वाला जो आपातकाल है इसे आप लोग कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। आपने सुना होगा, राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो आपातकाल है ये राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी के नाम से ये वाला आपातकाल जाना जाता है। इस वाले आपातकाल को आप कहते हो कि राज्य में जब संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, राज्य में जब संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, यानी कि देश में जो स्टेट है हमारे, अगर उन स्टेट की जो गवर्नमेंट है अगर वो सही से काम ना करे, गवर्नमेंट में कोई समस्या हो तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं और मैं इसको भी आज डिस्कस नहीं करूंगा। यह है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंस इमरजेंसी। क्या बोलते हैं आप इसको? वित्तीय आपातकाल, फाइनेंस इमरजेंसी। तो मैं इनको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आज मेरा पूरा टॉपिक इस पे डिस्कस रहेगा। और आर्टिकल 352 को बहुत ध्यान से पढ़ना है सब लोगों को, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा जब क्वेश्चन आएंगे तो 352 के तहत ही आएंगे। ओके, अब तो ठीक चमक रहा है सबको। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक से ज्यादा बन सकते हैं क्या सर? देखो निखिल, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का संविधान में कोई चर्चा नहीं दी गई, वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाइए, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नाम की कोई चीज वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती है। प्रधानमंत्री जब यह कह दे कि भाई मेरे बाद में ये सत्ता को देखेगा, तो हमने कहा उसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दे दिया, यानी कुछ ताकत दे दी। तो आप संविधान में 1 बनाते हैं, 2 बनाते हैं, 3 बनाते हैं, इसकी कोई भी चर्चा नहीं की गई है। ओके, अब देखो, अब शुरू से शुरू करना। सबसे पहली बात कि जब आर्टिकल 352 की आप बात करते हैं यानी राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है और यह किस प्रकार से शुरू होता है, किस प्रकार से लगता है, हम इसकी चर्चा आज करेंगे। ओके, सबसे पहला सवाल आपके लिए यह आएगा कि आपातकाल में देश को किस खतरे से बचाया जाता है। तो आप कहेंगे आपातकाल देश की एकता, देश की अखंडता और देश की जब सुरक्षा का सवाल हो तो आपातकालीन प्रावधान लागू हो जाते हैं, जो कि मैंने बताया संविधान के भाग नंबर 18 और आर्टिकल 352 से 360 तक है। ठीक है, इनमें सबसे पहला आपातकाल जो है, जो कि आर्टिकल 352 है, इसे आप राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से पढ़ते हैं। अब अगर सवाल यह आ जाए नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल, कि क्या राष्ट्रीय आपातकाल शब्द ही दिया गया है संविधान में? अगर आपको सवाल यह आ जाए कि क्या राष्ट्रीय आपातकाल शब्द ही संविधान में कहा गया है या कुछ और कहा गया है, देखो मेरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। मैं फिर कह रहा हूं बारीकी के साथ पढ़ना, ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी ध्यान से पढ़ना। और बेटा सुमित चौधरी, क्या गृह मंत्री भी 1 से ज्यादा बन सकते हैं? सुमित, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान लगाओ,
जो मैं पढ़ा रहा हूं, गृह मंत्री एक से ज्यादा बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, वो मंत्री परिषद है पूरा, वो मंत्री परिषद में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को 50 बार समझा चुका हूं बेटा, आपका ध्यान जिस टॉपिक पे है उसे पढ़ो। आप ध्यान कहीं और लगा रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं आपातकाल, आप गृह मंत्री पे आ गए हो। ध्यान से पढ़ो, जो पढ़ा रहे हैं उसको समझो, बेकार की चीजों में नहीं। जब गृह मंत्री पढ़ाऊंगा, जब मंत्री परिषद पढ़ाऊंगा आर्टिकल 74, 75, तब उसको डिस्कस करेंगे। समझ रहे हैं निखिल? मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, बेकार के सवाल हैं। एक से ज्यादा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, बेकार की बातें नहीं। जो पढ़ रहा हूं उसे पढ़ाओ ध्यान से। अब देखो, राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी शब्द क्या आर्टिकल 352 में इस्तेमाल करा गया है? अगर सवाल यह आ जाए कि आर्टिकल 352 में वास्तव में क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो क्या आप उसे राष्ट्रीय आपातकाल कहेंगे? ब्राइटनेस अभी भी ज्यादा है, थोड़ी सी कम कर दो ब्राइटनेस को, बिल्कुल थोड़ी सी कम कर दो, कम कर दो। ओके, ठीक है, कर दिए। अब ठीक है, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल जो है, जो 352 में दिया गया है, ये सबसे पहली बात तो आपको करता क्या है, इसका नाम क्या है। तो याद रखो, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी नाम का शब्द संविधान में वर्णित नहीं है। संविधान में इस प्रकार का कोई भी शब्द नहीं दिया गया है। तो क्या शब्द दिया गया है? आर्टिकल 352 में शब्द दिया गया है आपातकाल की घोषणा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहला यह है कि क्या 352 शब्द में 352 में राष्ट्रीय आपातकाल शब्द इस्तेमाल किया गया है? नहीं। आप कहेंगे क्या किया गया है? आपातकाल की घोषणा, आपातकाल की घोषणा। पहली बात सुनो। दूसरी बात सुनो गौर से कि 352 कब लागू होता है और क्या कहता है। तो 352 लागू होता है तब जब आपके देश पर इसके लगने के 3 कारण होंगे। मेरे साथ नोट करते रहना सब लोग। 352 लगने के 3 कारण होते हैं। पहला कारण होता है जब आप कहते हैं किसी देश का हमारे साथ युद्ध हो जाए, यानी कि वॉर छिड़ जाए हमारी किसी देश के साथ। ओके, अब ठीक है बिल्कुल। दूसरा कारण होता है जब हमारे देश पर कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहर से कोई आक्रमण कर दे, एक्सटर्नल एग्रेशन है। और तीसरा आज की डेट में जो शब्द है वो है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र आपका विद्रोह, आर्म्ड रिबेलिशन कहते हैं इंग्लिश में, आर्म्ड रिबेलिशन, सशस्त्र विद्रोह। बात आ रही है समझ में? क्लियर हुआ? तो सशस्त्र विद्रोह, आपका युद्ध या वार और एक बाह्य आक्रमण, इन 3 कारणों से आपातकाल लगाया जाता है। इनमें से ये जो 2 कारण है पहले वाले, युद्ध यानी कि वॉर और बाह्य आक्रमण, अगर इन दोनों के कारण कभी भी आपातकाल लगा तो कौन सा? 352, आर्टिकल 352 को आप पढ़ रहे हो तो इसे कहते हो आप बाह्य आपातकाल। इसे क्या कहा जाता है? बाह्य आपातकाल। क्लियर हुआ? और अगर इसके कारण लगा तो इसे आप कहते हैं आंतरिक आपातकाल। आंतरिक आपातकाल, इंटरनल इमरजेंसी और एक्सटर्नल इमरजेंसी। ध्यान से समझ लो, अगर आर्टिकल 352 जो लागू होता है, पहला उसके लिए राष्ट्रीय आपातकाल शब्द हम कहते हैं, नॉर्मली नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, लेकिन संविधान में शब्द दिया गया है आपातकाल की घोषणा। आपातकाल की घोषणा, यह शब्द संविधान में नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, नेशनल इमरजेंसी या आपातकाल जो है 352 के तहत यह 3 कारणों से लगाया जाता है। पहला युद्ध यानी वॉर, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। क्लियर? अगर इन 2 कारणों से लग रहा है पहले वालों से तो उसे कहेंगे बाह्य आपातकाल यानी एक्सटर्नल इमरजेंसी। अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण लग रहा है तो इसे कहेंगे आंतरिक आपातकाल। आंतरिक आपातकाल। बात आ रही है समझ में? निखिल आप कुछ भी पूछते रहिए, मैं आपको कोई जवाब नहीं देने वाला हूं। ये वो मोटा वाला मार्कर ले आओ एक नया। मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा निखिल बाना। अगर इस टॉपिक को पढ़ना है देन यू आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज इसको छोड़ दो चैनल को, कोई जरूरत नहीं है। बेटा जिस चीज पे ध्यान लगा रहे हैं उसको पढ़ो, टॉपिक पहले पूरा होने दो, सारे क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएंगे। आप पढ़ ही नहीं रहे हो ध्यान से, आप आगे से आगे चल रहे हो। इसको पहले पूरा तो पढ़ लो 1-1.5 घंटे, तब तो तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो तो बाद में पूछना मुझसे, लेकिन पहले पढ़ो तो सही। क्लियर हुआ? ये 3 चीजें आपने नोट कर ली। नोट करते रहना साथ साथ। पिछली क्लास में मेरे पास कमेंट आए थे कि भैया आप तेज पढ़ा रहे थे तो मैं आज थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा। उस तरीके से पढ़ाऊंगा जैसे मैं वास्तव में ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं, लिखवाता हूं, उस तरीके से। ओके? तीसरा था बेटा आंतरिक विद्रोह।
आंतरिक सशस्त्र विद्रोह बोलते हैं उसको। क्लियर? पहले आंतरिक विद्रोह मतलब आंतरिक गड़बड़ी शब्द होता था, आज की डेट में है सशस्त्र विद्रोह। देश के अंदर अगर बहुत सारी आपस में मारकाट शुरू हो जाए, झगड़ा शुरू हो जाए और इंटरनल लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो हम उसे कहेंगे कि वो सशस्त्र विद्रोह हुआ, देश के अंदर गड़बड़ शुरू हो गई। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है जो मेन पॉइंट है, देखिए आपातकाल में क्या चेंज होता है। आपातकाल में क्या चेंज होता है? पहली बात, दो बातों को गौर से समझना। पहली बात यह समझना कि एक होती है हमारी संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था, और एक होती है हमारी एकात्मक शासन व्यवस्था। पहले इन चीजों को समझो। इसे कहते हैं आप फेडरल, एक रूल है या फेडरल सिस्टम है, और एक यूनिटरी सिस्टम है। दोनों में एक मुख्य अंतर समझा रहा हूं बस। संघीय शासन व्यवस्था वो होती है जब केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य दोनों बराबर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, दोनों बराबर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे आप कहते हैं कि वो एक संघीय शासन व्यवस्था का गुण है। पक्की बात है। जब आप एकात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जब केवल केंद्र सर्वशक्तिमान हो, केंद्र सर्वशक्तिमान हो, जब सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पावरफुल हो जाती है तब आप कहते हैं यूनिटरी सिस्टम शुरू हो गया। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि दुनिया के जो देश हैं, जैसे आप एग्जांपल लें अमेरिका का, जैसे आप एग्जांपल लें ऑस्ट्रेलिया का, ओके, ये दुनिया के देश ऐसे हैं जो संघीय शासन व्यवस्था को पूरी तरीके से अपनाते हैं। यानी कि ये देश किसी भी परिस्थिति में अपना कोई भी नेचर चेंज नहीं करते। अगर केंद्र और राज्य के मध्य बंटवारा है शक्तियों का, केंद्र राज्य अलग अलग शासन करेंगे, तो ये जो देश हैं ये अपनी इस नेचर को कभी नहीं बदलेंगे। यानी इनका संविधान एक कठोर संविधान है जो अपने नेचर को कभी भी चेंज नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपातकाल आ जाए, याद रखना मैं कह रहा हूं आपातकाल, चाहे 352, चाहे 356 और चाहे 360, इन आपातकाल में हमारे यहां संघीय ढांचा है जो नॉर्मल केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा है, यह ढांचा बदल के तुरंत एकात्मक में परिवर्तित हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह ढांचा तुरंत बदल के एकात्मक में परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य की समस्त शक्तियां किसके पास आ जाएंगी? केंद्र के, और केंद्र सर्वशक्तिमान हो जाएगा। तो बिना किसी संशोधन के, बिना किसी अमेंडमेंट के हमारा देश संघीय शासन व्यवस्था से एकात्मक शासन व्यवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यह हमारे संविधान का सबसे बड़ा गुण है आपातकाल की स्थिति में। क्लियर हुआ? याद रखना, आपातकाल की स्थिति में जब सारी शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट पे आएंगी तो क्या उस समय कोई संविधान में संशोधन करना होगा? आपातकाल लगाने के लिए कोई पार्लियामेंट में कोई बिल पेश किया जाएगा? नहीं, ऑटोमेटिकली अपने आप संविधान हमारा संघात्मक से एकात्मक परिवर्तित हो जाएगा। पहली बात याद रखा। एकात्मक का मतलब क्या है? जब सर्वशक्तिमान हो जाए। कौन? किसको सर्वशक्तिमान बता रहे हैं आप? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और संघात्मक का मतलब क्या है? जब संघ और राज्य दोनों बराबर शक्तिशाली हों तो आप कहेंगे कि वो है संघात्मक संविधान। कब होगा ऐसा? जब देश की एकता को, अखंडता को और देश की सुरक्षा को खतरा होता है तो उनसे लड़ने के लिए संविधान में ये सारी प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। क्लियर सी बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? अब दूसरी बात, मैंने अभी एक बार डिस्कस करी आपसे कि 352 जो है वो 3 आधार पर लगाया जाता है। पहला, जब हम किसी देश के साथ युद्ध लड़ रहे हो यानी कि हमारा वॉर हो गई हो। दूसरा, जब हमारे ऊपर किसी ने आक्रमण कर दिया हो यानी एक्सटर्नल एग्रेशन हो चुका हो। दोनों में अंतर क्या है? युद्ध में दो पक्ष शामिल हो जाते हैं, लेकिन एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब है कि वो हम पे हमला कर चुका है और हम अभी युद्ध में शामिल नहीं हुए हैं। तीसरा, सशस्त्र विद्रोह, जब देश की पब्लिक आपस में एक दूसरे के साथ मारकाट शुरू कर दे। सशस्त्र विद्रोह शब्द पहले कुछ और था। कौन से संशोधन हुए? 44th अमेंडमेंट आपातकाल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है 1978 वाला, वो सारे डिस्कशन हम लोग अभी करेंगे। ध्यान से समझना है बातों को बिल्कुल। ओके, लिखते रहना है, लिखते रहना है। क्लियर है भाई? अब सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझो अब गौर से।
अगर आपका आपातकाल है बाह्य यानी युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर, और अगर आपका आपातकाल है इंटरनल यानी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, तो इनमें अंतर क्या है, क्या अंतर किस पर पड़ेगा, क्या प्रभाव होगा? पहला प्रभाव मैंने ये बताया, जो पहला इफेक्ट है, पहला इफेक्ट किसका, इमरजेंसी का, वो ये है कि देश का संघात्मक ढांचा, देश का संघात्मक ढांचा एकात्मक में परिवर्तित हो जाता है। किसमें चेंज हो जा रहा है? एकात्मक में। क्या इसके लिए किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता है? नहीं, कोई संशोधन आवश्यकता नहीं होगी। मतलब क्या हुआ, इस आपातकाल की स्थिति में देश की केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? सर्वशक्तिमान। इसका मतलब क्या हुआ, क्या राज्यों पे पावर होगी? नहीं, राज्य एग्जिस्ट तो करेंगे, राज्य होंगे, लेकिन राज्यों पे शक्तियां नहीं होंगी। उनकी शक्तियों को कौन इस्तेमाल करेगा? केंद्र। नॉर्मल लेवल पे अगर राज्य अपनी शक्तियों को इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब वो अपनी सारी शक्ति इस्तेमाल करेगा। अब हमें यही समझना है कि प्रभाव क्या पड़ेगा। अब देखो, अगला जो इफेक्ट हमें समझना है वो ये समझना है कि अगर आर्टिकल 352 लागू हो रहा है यानी आपातकाल की घोषणा हो रही है, तो उसका राज्य पर क्या प्रभाव होगा, और राज्य में भी कार्यपालिका शक्तियों पर क्या प्रभाव होगा यानी एग्जीक्यूटिव पावर पर क्या प्रभाव होगा, राज्य की विधायिका शक्तियों पर क्या प्रभाव होगा, राज्य की न्यायपालिका शक्तियों पर क्या प्रभाव होगा। पहली बात तो यह समझो। दूसरा, अगर यह लागू हुआ तो आपके मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव होगा, मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब 352 लागू होता है तो इसका अनुमोदन कैसे होता है, यानी ये इफेक्ट में कैसे आएगा, कैसे पास होगा। इन 3-4 चीजों पे अगर आपने डिस्कशन कर लिया सारी चीजों को, तो आप समझ पाओगे कि आपातकाल में किस तरह से स्थितियां बनती हैं। देखिए, अब मैं कुछ टॉपिक लेके चल रहा हूं। इंडियन कोचिंग इज बेस्ट, आकाश कुमार, रंजन रानी, हेलो सर, शेयर इट टू मैक्सिमम। पढ़ते रहो बेटा, पढ़ते रहना, ध्यान से नोट्स बनाते रहना। ओके, क्लियर हुआ? देखो अब सुनो, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि अगर 352 लागू हो रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो रहा है, तो इसकी उद्घोषणा यानी कि इसका अनाउंसमेंट कौन करेगा। अनाउंसमेंट तो सुनिए, किसी भी प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा यानी अनाउंसमेंट भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब मैं बीच बीच में वो चीजें बताऊंगा जो चेंज हुई, जिनमें संशोधन हुए, उनको ध्यान से समझना है। आपातकाल की घोषणा जो है वो किसी भी तरह से देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पहली बात को यह समझ लेना है गौर से आप लोगों को कि देश के राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। दूसरी बात, यह उद्घोषणा 3 प्रकार से हो सकती है। मैंने आपको बताया, किसी देश के साथ युद्ध हो गया, किसी ने हम पर बाह्य आक्रमण किया, या हमारा सशस्त्र आपका विद्रोह देश के अंदर हो गया। पहला सवाल ये मुझे बताइए, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मुझे यस या नो में आप लोग आंसर देना, सब लोग यस या नो में। ओके, कि अगर युद्ध हुआ है तो युद्ध से पहले, मतलब युद्ध होने के बाद ही आपातकाल लगाया जा सकता है, या हमें लग रहा है कि युद्ध होने वाला है। ओके प्रमोद, वेरी गुड। तो युद्ध से पहले भी हम आपातकाल लगा सकते हैं, या हमें लग रहा है कि देश में कहीं आपस में मारकाट होने वाली है, लोग आपस में झगड़ने वाले हैं, तलवारें लेके सड़क पे आने वाले हैं, ऐसी केवल न्यूज है, ऐसी केवल अफवाह फैली गई है। तो क्या इनके पहले भी आपातकाल लगाया जा सकता है, या केवल इनके शुरू होने के बाद ही आपातकाल लगेगा? पहली बात मुझे ये बताओ। हेलो हेलो हैप्पी, बताओ जल्दी से, इनके शुरू होने से पहले भी आपातकाल लगाया जा सकता है, या इनके शुरू होने के बाद ही आपातकाल लगेगा? बोलो यस या नो। पहले लगा सकते हैं। देखो, इनका शुरू होना या इनकी अगर केवल संभावना भी है, संभावना यानी शुरू नहीं हुआ है, अगर संभावना भी है तो भी हम आपातकाल लगा सकते हैं। पहली चीज तो यह समझना, राष्ट्रपति को अगर यह लग जाता है कि युद्ध होने वाला है, ऐसी स्थितियां बन गई हैं, कोई हम पे आक्रमण करने वाला है,
या कहीं देश में इंटरनल एग्रेशन होने वाली है, सशस्त्र विद्रोह होने वाला है, या एक्सटर्नल एग्रेशन होने वाली है, या इंटरनल डिस्टर्बेंस होने वाला है, ओके, तो आप आपातकाल की घोषणा पहले भी कर सकते हो। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज समझो, इनके आधार पर एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे ये बताओ कि इनके आधार पर क्या आपातकाल पूरे देश में लागू होगा या देश के एक हिस्से पर भी लागू हो सकता है? देश के पूरे देश में आपातकाल लागू होगा या देश के किसी एक हिस्से पर भी लागू हो सकता है? यह बात गौर से सुनना। अगर हम कहते हैं कि हमारा जो इस समय कश्मीर वाला इलाका है वो पाकिस्तान से टच में है, हमने सोचा कि भाई पाकिस्तान हमला कर रहा है तो वो कश्मीर वाले इलाके पे कर रहा है, या सपोज हमारा कारगिल युद्ध हुआ था, एक एग्जांपल मैं आपसे दे रहा हूं कि हमारा कारगिल युद्ध हुआ था और कारगिल युद्ध कश्मीर में लड़ा गया था, तो क्या यह जरूरी है कि जिस कश्मीर में युद्ध लड़ा गया है आपात केवल वहीं लगेगा, आपातकाल की घोषणा केवल उसी इलाके में होगी, या हम तमिलनाडु तक आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, मतलब पूरे देश में कर सकते हैं? बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? देखो, आपातकाल चाहे मतलब युद्ध हुआ हो, चाहे किसी देश के छोटे हिस्से पे वायु आक्रमण हुआ हो, हम पूरे देश में भी और देश के किसी एक हिस्से पर भी आपातकाल लागू कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चाहे आपका कश्मीर में युद्ध चल रहा है पाकिस्तान से, लेकिन आप आपातकाल की घोषणा पूरे देश में कर सकते हो। क्लियर? चाहे टेंशन कश्मीर में है या टेंशन हमने कहा चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन आपातकाल की घोषणा पूरे देश में हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 352, अब गौर से समझना जो मैं अगली बात समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। अगर 352 हमने कहा अरुणाचल प्रदेश में दिक्कत है, एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ है वहां, हमने आपातकाल की घोषणा अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से पे कर दी तो ठीक है, लेकिन उस आपातकाल के समय में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर होगी, यह हमेशा याद रखिएगा, अगर आपातकाल घोषित हो चुका है पूरे देश के लिए या किसी एक छोटे हिस्से के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर उन राज्यों के ऊपर भी हो जाएगी जिनके ऊपर आपातकाल नहीं लगा है। यह ध्यान रखना गौर से, उस हिस्से पे नहीं होगी जहां आपातकाल लगा है। अगर आपातकाल घोषित हो चुका है, बेशक एक छोटे हिस्से पे घोषित हुआ हो, लेकिन देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावरफुल हो जाएगी पूरे देश के लिए, यानी पूरा संविधान यूनिटरी कन्वर्ट हो जाएगा, बेशक आपातकाल एक छोटे हिस्से में लगा हुआ है। क्लियर हुआ? अगर पूरे देश में लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली हो ही जाना है सब जगह से, कोई समस्या नहीं है। ओके, अब दूसरी बात समझो, इसके बाद अगली चीजों पे चलते हैं। अब बात यह आती है कि इन दोनों या इन तरीकों से अगर आपातकाल लगता है आपका, 352 से आप अनाउंसमेंट करते हो, और किसकी अनाउंसमेंट करते हो? इमरजेंसी की अनाउंसमेंट अगर आप करते हो, तो आप मुझे यह बताइए, इनको मैं उधर लिख के छोड़ रहा हूं, इनकी हम बात करेंगे अभी। तो आप मुझे यह बताइए कि आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा घोषित होने के बाद, राष्ट्रपति द्वारा घोषित होने के बाद इसका जो अनुमोदन है, अनुमोदन यानी जो इसका अप्रूवल है, अप्रूवल वो कैसे होगा? एक चीज ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूं आपको। ओके, देखो, पहली पॉइंट, राष्ट्रपति जब आपातकाल की घोषणा कर देते हैं, गौर से सुनिए, थोड़ा आराम से बोलूंगा, ध्यान से सुनना। जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देते हैं, उसके एक माह के भीतर भीतर, एक माह के अंदर, एक माह का मतलब है यहां पे 30 दिन, जिस दिन आपातकाल की घोषणा हुई उस दिन चाहे संसद का सेशन चल रहा है चाहे नहीं चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, जिस दिन आपातकाल की घोषणा हुई उसके एक माह के अंदर अंदर आपातकाल को संसदीय अनुमोदन मिलना चाहिए, यानी संसद से अप्रूव होनी चाहिए। गौर से सुनिए, जो अभी की कंडीशन है, फिर मैं तुलना करूंगा 1978 से पहले की कंडीशन क्या थी, जब आपातकाल में बहुत सारे चेंज किए गए 44th अमेंडमेंट में। जब भी आपको आपातकाल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा याद रखना 95% जो चेंज हुए हैं वो 44th अमेंडमेंट में हुए हैं 1978 में। दूसरा, जब यह संसद से अनुमोदन मिलेगा, इसको संसद से अप्रूवल होगा, तो संसद में जो वोटिंग होगी, वोटिंग वो एक हाउस में होगी कि अलग हाउस में होगी कि दोनों में होगी, अलग अलग या एक जगह? तो देखिए, संसद के दोनों सदनों से, दोनों सदनों से अलग अलग, यानी आप ज्वाइंट सेशन नहीं कर सकते, अलग अलग, गौर से सुनना अगली बात, अलग अलग विशिष्ट बहुमत से, विशिष्ट
बहुमत से यह आपातकाल संसद से पास होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों से विशिष्ट बहुमत, अच्छा इंग्लिश में बताना रिदम, हाँ स्पेशल मेजोरिटी, संसद के दोनों सदनों से स्पेशल मेजोरिटी से यह आपातकाल संसद से अप्रूवल लेना चाहिए फ्रॉम द बोथ हाउस, लोकसभा ऑल्सो फ्रॉम राज्यसभा। बात आ रही है समझ में? लोकसभा राज्यसभा दोनों से किस से आना चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी। अब जो बच्चे स्पेशल मेजोरिटी नहीं जानते हैं वो सुन लीजिए। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी में दो कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशन होती है कुल सदस्यों का 50% प्लस 1। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा मैं अभी आपको। कुल सदस्यों का 50% प्लस 1 वोटिंग होनी चाहिए, प्लस उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 से यह बहुमत पास होना चाहिए। यानी कि जो लोग प्रेजेंट हैं, जो लोग वोट डाल रहे हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो अब आप लोग सारे गौर से, जिनको नहीं पता, जिन बच्चों को मैंने पढ़ा रखा उनको सबको पता है। देखिए कुल सदस्यों का 50%। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं पहले। जैसे ये आपातकाल लोकसभा में गया, पहले भाई राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा करी, किस कारण करी कि जी राष्ट्रपति ने कहा पाकिस्तान हम पे हमला करने वाला है इसलिए हम आपातकाल लगा रहे हैं, तो वो कर सकता है ऐसा युद्ध के बाद में या युद्ध से पहले कर सकता है। दूसरी बात, अब जब राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा करी तो अभी मैं एक मंत्रिपरिषद वाली चीज भी समझाऊंगा, वो मोस्ट इंपोर्टेंट होगी। फिर हम संसद में ले गए, सब संसद में ले गए। लोकसभा में टोटल मेंबर है 545। इसका एग्जांपल समझना। तो पहला केस कहता है कुल सदस्यों का 50% प्लस 1, 545 का जब आप 50% निकालेंगे तो ये आएगा 272 1/2, और प्लस हमें एक सदस्य ज्यादा चाहिए, यानी कि एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा, तो हमने कहा यहां +1 करेंगे तो यानी कि 273। तो अगर 273 एक तरफ आ गए मेंबर तो बचे कितने? 272, क्योंकि दोनों जुड़ के ये 545 बनेंगे। तो एक तो ये कंडीशन हो कि इतने लोगों का कम से कम समर्थन हो, कम से कम। अब दूसरी बात, जब ये वोटिंग के लिए आएगा, ये तो हुआ, इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए। जब वोट डाला जाए तो यहां देखो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। अब सपोज हमने कहा जी प्रेजेंट तो हुए 545, प्रेजेंट हुए 545, लेकिन जब वोट डाला गया तो वोट डाला केवल 300 ने। गौर से सुनिएगा, वोट कितनों ने डाला? 300 ने। 300 का जब आप 2/3 निकालेंगे तो आपको पता है निकल के आएगा केवल 200, जो 200 इस 273 से कम है। तो यह कंडीशन कहती है कि अगर टोटल का 50% प्लस 1 होने के बाद जब वोट डाला जाए, उस वोटिंग के टोटल 2/3 जो मेंबर हो, वो मेंबर इतने मेंबर के या तो बराबर हो और या इनसे ग्रेटर देन हो, कम नहीं होने चाहिए। अगर आपने इतने मिनिमम रखे हैं कि ये तो मिनिमम होना ही चाहिए, तो इससे कम 2/3 की मेंबरशिप कभी नहीं आनी चाहिए। अगर ये आ गया, ये वाला केस बन गया तो ये आपातकाल लोकसभा से पास नहीं होगा। बात आ रही है समझ में? ये आपातकाल लोकसभा से कभी भी पास नहीं हो सकता। इस कंडीशन से निकलने के लिए क्या होगा? दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसी एग्जांपल पे, कि सपोज हमें पहली कंडीशन ये चाहिए कि टोटल का हमें 50% चाहिए। हमने कहा 50% प्लस 1 आई 273। अगली बार जब प्रेजेंट हुए तो हमने कहा जी प्रेजेंट तो हुए 500, सपोज हमने ये माना, और वोट डाला, हम कह रहे हैं कि चलो हमने माना 480 ने वोट डाला। गौर से सुनिए, अब 480 ने वोट डाला। 480 का जब आप 2/3 निकालेंगे, 3 से काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 6 18, 16 और 16 दूनी 32, यानी कि 320। अब इस स्थिति में आप देखो कि जो हमें मिनिमम 273 चाहिए थे, टोटल का 50% प्लस 1, और जो उपस्थित और मतदान करने वाले प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 हमें चाहिए, वो इस कंडीशन में इससे क्या आ रहा है? ज्यादा। तो या तो ज्यादा आए या तो बराबर आए तभी पास होगा। क्लियर हुई कंडीशन? तो इस स्थिति में ये किससे पास हो गया? लोकसभा से। अब गया राज्यसभा के पास। क्लियर है ना? सबको क्लियर है? पक्का? रिदम सिंगल 200 मिनिमम नहीं, 200 मिनिमम नहीं, मिनिमम तो चाहिए 273, क्योंकि टोटल का 50% प्लस 1 चाहिए। लेकिन जब प्रेजेंट एंड वोटिंग हो तो हमेशा इससे ज्यादा हो।
दो कंडीशन क्यों रखी गई कि हो सकता है वोट डालने वाले लोग कम हो। भाई टोटल का 50% तो है, लेकिन वोट डालने केवल ही 400 लोग आए, तो जब वोट डाला जाए वो भी इससे ज्यादा होना चाहिए, ध्यान रखना है हमेशा, या इसके बराबर हो, इससे कम ना हो जाए बिल्कुल। इसी को कहते हैं आप स्पेशल मेजोरिटी, विशिष्ट बहुमत। बात आ रही है समझ में सबको ना? अब दूसरी बात समझो, मैं एक राज्यसभा का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं। हम एक एग्जाम्पल राज्यसभा का लेके चलते हैं, राज्यसभा से और समझ लेना। यह लोकसभा से सपोज पास हुआ और राज्यसभा में चला गया। अब राज्यसभा में जब ये चला गया, हमने कहा राज्यसभा में टोटल है 245 का हमने पहले कहा 50% प्लस 1 चाहिए। जब इसका आप 50% प्लस 1 निकालोगे तो आपको निकल के आएगा 123। कितना निकल के आएगा भाई? 123 निकल के आ जाएगा, पक्की बात है। अब 123 तो मिनिमम होने चाहिए। अब जब हम बात करते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग की, तो 245 में सपोज प्रेजेंट हुए, हमने कहा 200, और जब वोट डालने की बात आई तो हमने कहा वोट डाला इनमें से केवल 180 ने। गौर से सुनिएगा, 180 का आपको निकालना है 2/3। जब आप 3 से इसको काटेंगे, 3 छिंग 18 6 दूनी 12, तो आपके पास निकल के आए 120, जबकि निकल के कितने आने चाहिए मिनिमम? 123। इसका मतलब इस कंडीशन में यह राज्यसभा से पास नहीं होगा। आपको मिनिमम चाहिए टोटल का 50% प्लस 1 से हर हाल में ज्यादा या उसके बराबर, कम नहीं होने चाहिए। पहले वाले केस में फेल हो गया। अब दूसरे केस में देखते हैं, अगर हम कहते हैं भाई टोटल 245 है और वोट जब डालने आए तो हमने कहा वोट डाला, सपोज 210 ने वोट डाला। अब 210 ने जब प्रेजेंट एंड वोटिंग में वोट डाला तो हमने इनका 2/3 निकाला, तो 3 सत्ते 21 और 7 दूनी 14, कितना आया? 140। और 140 इससे क्या है? हमेशा ज्यादा। तो इसका मतलब सेकंड वाली कंडीशन में यह आपातकाल राज्यसभा से पास हो जाएगा। और जब आपातकाल दोनों सदनों से पास हो जाएगा उसके बाद वो आगे लागू रहेगा। अगर किसी भी एक हाउस से पास नहीं हुआ, दूसरे से हो जाता है, तो आपातकाल वहीं खत्म हो जाएगा। इट मींस आपातकाल को दोनों सदनों का संसदीय अनुमोदन, पार्लियामेंट्री अप्रूवल फ्रॉम द बोथ हाउसेस कितने परसेंट से चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी से। किस में है ये? 352 में। बात आ रही है समझ में? जल्दी मत करना, अभी मैं इसकी तुलना करूंगा 1978 से पहले की स्थिति से, क्योंकि इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है कि 1978 से पहले क्या स्थिति थी और 78 के बाद में क्या स्थिति हुई है। ओके, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ रहे हैं? देखो अब दूसरी बात सुनो गौर से। अब हम एक बात करते हैं कि सपोज ये संसदीय अप्रूवल इसको मिल जाता है, पार्लियामेंट से पास हो गया, पार्लियामेंट से पास हो गया दोनों हाउस से। अब पार्लियामेंट से पास होने के बाद क्या होगा? पहली कंडीशन तो ये, और इससे एक कंडीशन और पहले की, जो ध्यान से ये समझो कि पहला पॉइंट, इसे राष्ट्रपति घोषणा करेंगे आपातकाल की, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसे चाहिए संसदीय अनुमोदन, पार्लियामेंट्री अप्रूवल, पार्लियामेंट्री अप्रूवल, वो भी कैसा? स्पेशल मेजोरिटी के साथ, बोथ हाउस में अलग अलग। सबसे पहला सवाल यह बना यहां पर कि क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से घोषणा कर सकते हैं आपातकाल की? यहां बहुत गौर से सुनना, जो मैं चीज समझाने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से घोषणा कर सकते हैं आपातकाल की? तो राष्ट्रपति इस समय जो ये घोषणा करेंगे वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कैसे होगा? राष्ट्रपति जब भी आपातकाल की घोषणा करेंगे, उनको, गौर से सुनना जो मैं शब्द लिख रहा हूं, गौर से, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश यानी कि रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। गौर से सुनो, मैंने क्या लिखा है? कैबिनेट। रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट चाहिए होगी आज की डेट में। अब अगर आपातकाल लगाना है, इसकी तुलना पहले से करेंगे। फिर 1978 के पहले क्या स्थिति थी? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश से ही आज की डेट में यह आपातकाल घोषित हो सकता है। घोषित होने के संसदीय अनुमोदन कितने माह में चाहिए? 1 माह में।
कैसा चाहिए? विशिष्ट। क्लियर हुआ? अगली बात, जब यह आपातकाल लागू हो जाएगा, संसद से पास हो जाएगा, तो कितने समय तक जारी रहेगा? तो आप पहली बार में याद करें 6 माह। संसदीय अनुमोदन मिलने के बाद आपातकाल एक बार में 6 महीने के लिए जारी रह सकता है, 6 मंथ तक चलेगा। अब आप कहेंगे जी 6 मंथ के बाद क्या होगा? सुनो गौर से। 6 महीने के बाद दोबारा संसद अनुमोदन दे, संसद दोबारा अप्रूवल दे। दोबारा अप्रूवल किस प्रकार से? बिल्कुल इसी प्रकार से, वोटिंग होगी, स्पेशल मेजोरिटी से होगी, उसके बाद देखेंगे दोनों से पास हुआ नहीं, दोनों से पास हो गया, सपोज हमने माना, आपातकाल फिर से 6 माह चलेगा। इस प्रकार आपातकाल प्रत्येक बार 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर बार संसद का अनुमोदन चाहिए होगा। हर बार संसद का अनुमोदन चाहिए होगा। क्लियर बात है? दूसरी बात, अधिकतम मैक्सिमम ये आपातकाल कितने समय तक लगा रह सकता है? मैक्सिमम तो आप कहेंगे अनलिमिटेड टाइम, यानी कि इसकी कोई समय सीमा नहीं है। अगर 6 महीने के लिए आपातकाल आ रहा है तो आप उसको कितने भी समय तक लगाए रख सकते हो, जब तक देश की स्थिति सामान्य ना हो जाए। अधिकतम कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि अप्रूवल हमेशा 6 महीने के लिए मिलेगा और बार बार संसद की अनुमति से ही मिलेगा। यह बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं इसमें? कोई समस्या नहीं किसी को? ओके, कोई समस्या नहीं है बेटा? साउंड एंड वीडियो हमारे यहां से तो क्लियर चल रहा है, हमारे यहां से क्लियर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने वहां से रिदम सिंगल अपने वहां से चेक करिए, अपने नेट को, आपके वहां से। हमारे यहां सब कुछ ठीक है, अपना नेट कनेक्ट करो बेटा। क्लियर हुआ? अब मैं एक तुलना करता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आपातकाल में इन वाली कंडीशंस में चेंज कब कब हुआ। तो देखो, एक बात समझना, हमारा जो आर्टिकल 352 है, 352 कितनी बार अप्लाई हुआ है आज तक? आप अगर ये कहते हैं कि 352 आज तक कितनी बार लगा है, तो आप कहेंगे सबसे पहला लगा 1962 में। 352 पहली बार लगा 1962 में, जब भारत के नेफा वाले राज्य पर चीन ने हमला किया, चीन का आक्रमण हुआ, एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ था 1962। आप कहेंगे नेफा क्या है जी? इसका नाम तो कुछ है ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं नेफा। तो नेफा है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसी, जिसे आज की डेट में आप जानते हो अरुणाचल प्रदेश के नाम से। किसके नाम से जानते हो? तो अरुणाचल प्रदेश पर 1962 में आक्रमण किया गया चीन के द्वारा, और पहली बार आपातकाल युद्ध यानी बाह्य आक्रमण के आधार पर लग गया। यह आपातकाल 1962 से बच्चे 1968 तक लगा रहा। ये वाला पहला आपातकाल 1962 से 68 तक चला। इसीलिए जब 1965 में पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया, यानी पाकिस्तान के साथ जब हमारा युद्ध हुआ, तो इस समय अलग से कोई और आपातकाल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि 62 वाला आपातकाल ही 68 तक चल रहा था। पहली बात क्लियर? दूसरी बात समझिएगा, सेकेंड टाइम आपातकाल लगता है 1971 में, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था। जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा, अपना पूर्वी पाकिस्तान जो था उसने अपनी आजादी की घोषणा करी और वहां पे बांग्लादेश बन गया, तो बीच में भारत की मतलब एक टेंशन हुई पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान ने हम पे हमला करा। तो 1971 में दूसरा लगा। तीसरा समझो बहुत गौर से, 1975 में यह जो आपातकाल लगा था, यह तीसरा सबसे विवादास्पद आपातकाल था। आज तक के देश में इतिहास का मतलब ब्लैक चैप्टर कहलाता है ये। इस आपातकाल के लगाने का समय 1975 में वो था कि जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी देश की, इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को खतरा महसूस हुआ। तो जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को खतरा महसूस हुआ तो उस समय संविधान यह कहता था कि केवल मंत्री परिषद की सलाह से ही आपातकाल लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब इंदिरा गांधी ने
राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आपातकाल की घोषणा करिए, क्योंकि हमारे सोर्सेस को पता चला है कि देश में आंतरिक गड़बड़ी होने वाली है। यानी पाकिस्तान के बहुत सारे घुसपैठिए देश के अंदर घुस गए हैं और आंतरिक गड़बड़ी होने वाली है, वो जनता को भड़का रहे हैं, जनता भड़कने वाली है। अब क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करेगा, राष्ट्रपति ने 1975 में आपातकाल लगा दिया, जो आपातकाल 1977 तक चलता रहा। तो ये जो आपका सेकंड वाला आपातकाल है, ये भी चल रहा था, यहां पे दूसरा लागू हो गया। एक और घोषणा आप कर सकते हैं, मैंने क्या कहा, एक ये तो एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर हुई, बाहर से युद्ध हुआ, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर हुई। जब एक समय पर ये दोनों आपातकाल लागू हो गए तो दोनों आपातकाल 1977 तक चलते रहे, तो देश में 3 बार आपातकाल लगा। बात आ रही है समझ में? अब ये जो 1977 में आपातकाल लगे, इंदिरा गांधी ने उस समय, उस गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा अत्याचार किए, सारे पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, बहुत सारी चीजें हुई। उनके आधार पर जब इलेक्शन हुआ देश के अंदर, तो उस इलेक्शन के समय जब अगली सरकार बनी तो इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई, और इंदिरा गांधी की सरकार गिर के देश में 1977 में जो नई सरकार आ गई, इलेक्शन हुए जब आम लोकसभा वाले, तो नई सरकार आ गई जनता पार्टी की, और जनता पार्टी की सरकार में नए प्रधानमंत्री चुने गए। जब नए प्रधानमंत्री चुने गए, यानी इंदिरा गांधी की सरकार नहीं रही, तो उस सरकार ने सबसे पहले यह देखा कि भाई इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने आपातकाल के साथ क्या छेड़छाड़ करी थी, और उसको डर लगा कि यार कहीं आगे जाके अगली सरकारें ऐसा चेंज ना कर लें। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि 1977 के बाद 1978 में अगला संशोधन हुआ 44वां, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, इसने आपातकाल को लेकर बहुत ज्यादा संविधान में बदलाव किए। अब आपातकाल को लेकर संविधान में जो बदलाव हुए, उन बदलावों की बात हम करेंगे आर्टिकल 352 पर, कि 352 1978 से पहले क्या था, 1978 के बाद किस तरीके से चेंज होता है 352। बात आ रही है समझ में? हाँ, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इन बातों को भी बताने की आवश्यकता है क्या आपको, कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे उस समय पे। ओके, देखिए अब सुनना गौर से, जो काम की बात है, 1978 के बाद में क्या स्थिति है और पहले क्या थी, मैं उनकी तुलना कर रहा हूं। 1978 से पहले की क्या स्थिति है और बाद की स्थितियां क्या हैं। कौन से आर्टिकल की चर्चा कर रहे हैं? 352। पहला, राष्ट्रपति जो इसकी घोषणा करते थे पहले, वो मंत्री परिषद की सलाह पर करते थे, और आपको पता है मंत्री परिषद की चर्चा करी गई है आर्टिकल 74 और 75। 74 तो बेसिकली राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, और इसमें 75 में पूरा मंत्रिपरिषद को खोल के पढ़ाया गया संविधान के अंदर। लेकिन इसके बाद में यह कह दिया गया कि अब जो राष्ट्रपति इसकी घोषणा करेंगे, जो घोषणा करेंगे, गौर से सुनो, वो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर करेंगे, ऑन रिटन रिकमेंडेशन। अब देखो बहुत बड़ा अंतर, कि पहले जो मंत्रिपरिषद की सलाह थी, मंत्रिपरिषद हमारे संविधान में 74-75 में है, तो 1978 से पहले बच्चों मंत्रिमंडल नाम का कोई भी शब्द भारत के किसी आर्टिकल में नहीं आया था, किसी आर्टिकल में इसका जिक्र ही नहीं हुआ था। आज की डेट में अगर आपको यह सवाल आ जाए कि मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट जो होती है, कैबिनेट जो जो विभागों के अध्यक्ष होते हैं, वो मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र अब कहां है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 352 में है। तो आज की डेट में ये वाला जो शब्द है वो कौन से अनुच्छेद में पाया जा रहा है? 352। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र कौन से अनुच्छेद में है? 352 में। और कब जुड़ा ये शब्द? तो आप कहेंगे 1978 में 44वें संशोधन में, क्योंकि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के आधार पर ही आज की डेट में आपातकाल की घोषणा हो सकती है। क्लियर हुआ? क्योंकि पहले जब इंदिरा गांधी ने घोषणा करवाई तो अपने मंत्रियों से भी नहीं पूछा और अपने मंत्रियों के बिना ही आपातकाल की घोषणा करवा दी, तो राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह से आपातकाल लगा दिया। लेकिन आज की डेट में रिटन रिकमेंडेशन चाहिए होगी। पहली बात क्लियर, सब लोगों को समझ में आ रहा है? नींद विंद तो नहीं लिया ना? दूसरा नोट, दूसरा समझो। अब बात करते हैं, यहां पहले संसदीय अनुमोदन, पार्लियामेंट्री अप्रूवल कितने माह में मिलता है? गौर से सुनो, तो पहले मिलता था 2 माह में। अंतर समझ में आ रहा है?
पहले मिलता था 2 माह में। क्लियर हुआ? कमेंट तुम लोग के बंद कैसे हो गए? और अब संसदीय जो अप्रूवल है, संसदीय जो अनुमोदन है, वो अनुमोदन गौर से सुनो, अब मिलता है 1 माह में। कितने माह में? 1 माह में। अब आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल 1 महीने में देना होगा। अरे सो नहीं जाना बच्चों, बाकी लोग जो हैं सो नहीं जाना है, पढ़ते रहना है। ओके, बढ़िया समझ में आ रहा है? मैं निखिल, लिखते रहना। तो पहले पार्लियामेंट्री अप्रूवल 2 माह में होता था, अब पार्लियामेंट्री अप्रूवल 1 माह में होता है। अंतर क्लियर हो रहा है? तीसरी चीज समझो, पहले जो आपातकाल लगाया जाता था, पहले वो आपातकाल अगर आप लगा रहे हो, आपने कहा जी पहले आपातकाल लग रहा है, तो हमने कहा 6 माह के लिए लग रहा है, तो पहली बार में संसदीय अनुमोदन, वही आपने पहली बार में संसदीय अनुमोदन ले लिया, क्योंकि पहले 2 महीने में संसद का अप्रूवल लेना होता था लगाने के बाद में। उसके बाद में ये केवल आप कहें मंत्री परिषद की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर प्रत्येक बार बढ़ाया जा सकता था। यानी कि एक बार आप पार्लियामेंट से अप्रूव करवा लो शुरू में, उसके बाद आप कितनी भी बार इसको बढ़ा सकते हो, केवल किसकी सलाह पर? काउंसिल की सलाह पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन अब क्या मैंने बताया आपको? अब मैंने यह बताया कि प्रत्येक 6 माह में, हर 6 माह में आपको संसदीय अनुमोदन लेना ही होगा। बार बार वोटिंग होगी। पहले एक बार वोटिंग करवाई, उसके बाद मंत्रिपरिषद अपने आप बढ़ाती जा रही है। तो 75 वाला शुरू में अप्रूव करवा के 76 में इंदिरा गांधी ने बढ़वा दिया, और 76 से फिर 1 साल 77 के लिए बढ़वा दिया गया। लेकिन अब कौन करेगी अप्रूवल? बार बार संसद, और 6-6 माह के लिए बढ़ता रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक और समझो, पहले जो संसदीय अनुमोदन होता था वो साधारण प्रक्रिया से होता था। पहला संसदीय अनुमोदन साधारण प्रक्रिया सिंपल मेजोरिटी से होता था, और सिंपल मेजोरिटी आप सबको पता है, नहीं पता तो वो देख लो। सिंपल मेजोरिटी होती है जितने भी लोग प्रेजेंट हैं और जितने भी लोग वोट देने वाले हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग का ओनली 50% + 1, केवल प्रेजेंट एंड वोटिंग का। इसका मतलब हुआ कि अगर 545 है लोकसभा में, और हमने कहा प्रेजेंट हुए उनमें से 500, और केवल वोट डाला सपोज 400 ने, तो जितने वोट डाल रहे हैं केवल उन्हीं का 50% + 1 यानी 201 मिलते ही ये अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन आज की डेट में क्या है, आपको क्या पता है? आज की डेट में आपको चाहिए विशिष्ट बहुमत। क्या चाहिए भाई? विशिष्ट बहुमत। ओके, विशिष्ट बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी। तो ये चेंजेस हैं जो 352 में 1978 44वें संविधान संशोधन से पहले थे, और जो 44वें संविधान संशोधन के बाद हुए हैं। बात क्लियर? पक्का? मैं पानी पी लूं थोड़ा सा? पढ़ना ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से। कोई समस्या हो तो पूछना, मैं कुछ और क्वेश्चन ढूंढ लूं आपके लिए। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही हो सकती है। देखो क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है ये। और मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कौन से आर्टिकल में है? 352। याद रखना, मंत्री परिषद 74, यानी काउंसिल 74 में है, लेकिन कैबिनेट जो है वो 352 में चर्चा है उसकी। ओके, हाँ, मेरी क्लास में नींद तो नहीं आती है, लेकिन बच्चों को पढ़ने के लिए ध्यान चाहिए, मेहनत चाहिए, मेहनत से पढ़ते रहो। संसदीय अनुमोदन हो गया, 6 माह चल सकता है, उसके बाद में स्पेशल मेजोरिटी से चाहिए, उद्घोषणा हो सकती है। अब बात समझो थोड़ा सा ध्यान से। अगर हम 1978 से पहले की बात करते हैं, 1978 से पहले की बात करते हैं कि क्या इस आपातकाल को लगा तो आपने दिया भाई, आपातकाल को लगा तो आपने दिया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में जब आपातकाल लगा हो तब तो वास्तव में स्थितियां गंभीर हों, लेकिन स्थितियां गंभीर होने के बाद जब आपातकाल 6 महीने चल लगा, तो आपातकाल हो सकता है स्थितियां 15 दिन में सामान्य हो गई हो, और सरकार अपनी मर्जी से उसको 6 महीने बढ़ाना चाह रही हो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक बात समझो, आपातकाल की समाप्ति अगर आपको करनी है, उद्घोषणा को अगर आपको समाप्त करना है यानी कि फिनिश करना है, तो कैसे होगा? यह भी 44th अमेंडमेंट के थ्रू समझा रहा हूं मैं। 1978 से पहले 44वें संशोधन के तहत आपातकाल की घोषणा को राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते थे, और आज की डेट में भी वो उसे वापस ले सकते हैं।
तो आपातकाल की घोषणा को राष्ट्रपति के द्वारा पहले कभी भी वापस लिया जा सकता था और आज की डेट में भी उसको वापस लिया जा सकता है। लेकिन एक मुख्य अंतर यह आया कि पहले इस उद्घोषणा को संसद कभी खत्म नहीं करवा सकती थी। यानी अगर एक बार आपातकाल लग गया तो 6 महीने बाद अप्रूवल जब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से वापस ले या बीच में कभी वापस ले, आपातकाल तभी वापस हो सकता था, उससे पहले नहीं हो सकता था। 44वें संविधान संशोधन 1978 ने एक नया प्रावधान यह कर दिया कि यदि लोकसभा याद रखना, केवल लोकसभा अपने टोटल सदस्यों के साधारण बहुमत से, अगर लोकसभा अपने कुल सदस्यों के साधारण बहुमत, मैंने अभी बताया प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% + 1 से अगर अपने यहां यह विधेयक पास कर दे कि हमें आपातकाल अपने यहां से खत्म करना है और लोकसभा इसे पास कर दे, तो केवल लोकसभा ही इस आपातकाल को समाप्त कर सकती है आज की डेट में। यह कब किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसमें थोड़ा सा पानी चाहिए गर्म। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह घोषित किया गया कि आप क्या कर सकते हैं, आप लोकसभा को ताकत दी गई कि लोकसभा जब चाहे तब वो आपातकाल को वापस करवा सकती है, आपातकाल को वापस करवा सकती है। देखो क्या क्वेश्चन है, आज के समय में आपातकाल को कौन खत्म करवा सकता है? लोकसभा, केवल राज्यसभा। सी क्वेश्चन है, सी का है दोनों और डी का है दोनों में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हुआ? केवल लोकसभा। अगर केवल लोकसभा चाहे तो आज की डेट में आपातकाल को वो खत्म करवा सकती है, जबकि आपातकाल लगाने के लिए दोनों सदनों का अनुमोदन चाहिए, लेकिन हटाने में केवल लोकसभा काफी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझो, जब आपको लगाना है आपातकाल तो दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कैसी मेजोरिटी आपको चाहिए थी? स्पेशल मेजोरिटी। लेकिन जब हटाना है तो केवल लोकसभा की सिंपल मेजोरिटी से ही काम हो जाएगा। यह सुरक्षा प्रावधान किस लिए किए गए? इतनी ताकत लोकसभा को क्यों दी गई? इसलिए दी गई कि बाई चांस ऐसा हो कि देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, देश के मंत्रिमंडल जबरदस्ती आपातकाल चला रहे हों, जबरदस्ती वो आपातकाल को लंबा खींच रहे हो, क्योंकि आपातकाल में सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल हो जाती है, स्टेटों की पावर खत्म हो जाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को ज्यादा बढ़ाने के लिए हो सकता है आपातकाल को लंबा चलाने की कोशिश करे। तो लोकसभा को पावर दी गई कि अगर लोकसभा को लगता है कि आपातकाल गलत चल रहा है तो वो अपने सदस्यों के केवल सिंपल मेजोरिटी से उस आपातकाल को पास करवा सकती है। एक बात। दूसरी बात, अगर बैठक नहीं हो रही है तो लोकसभा राष्ट्रपति को एक क्या भेजेगी? प्रस्ताव कि जी बैठक बुलवाइए, हमें आपातकाल के ऊपर घोषणा करवानी है। और उस प्रस्ताव के 14 दिन बाद वो प्रस्ताव लोकसभा में पेश हो जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन ये बना कि अगर उद्घोषणा हो चुकी है तो लोकसभा जो उद्घोषणा पर नोटिस लाती है खत्म करने का, उसका प्रस्ताव राष्ट्रपति को कितने दिन पहले भेज दिया जाता है? 14 दिन पहले, केवल 14 दिन। बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन एक और कि जब लोकसभा को आपातकाल खत्म करने का नोटिस लाना है और वोटिंग करनी है तो उस नोटिस पर लोकसभा के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? तो आप कहेंगे 1/10, यानी 545 का 1/10 का मतलब है 54.5 यानी 55। अगर 55 सदस्यों ने सिग्नेचर कर रखे हैं तो वो प्रस्ताव लोकसभा में पास हो जाएगा, लोकसभा में आएगा। आने के लिए प्रस्ताव है 1/10 सदस्यों के सिग्नेचर से प्रस्ताव क्या आएगा? प्रेजेंट किया जाएगा और प्रेजेंट करने के बाद जब भी प्रेजेंट एंड वोटिंग हो उनके 50% + 1 से लोकसभा में पास हो जाएगा। जैसे ही पास हुआ आपातकाल उसी समय खत्म माना जाएगा। धर्म जी ले थोड़ा सा, आपातकाल उसी समय में समाप्त माना जाएगा। यह बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो। मैंने कहा था ये आपातकाल की क्लास लंबी चलेगी। अब देखो अभी तक की 45 मिनट की क्लास में मैं केवल यह डिस्कशन कर पाया हूं कि आपातकाल की उद्घोषणा कैसे होगी। उद्घोषणा में 2 महीने का अप्रूवल, 1 महीने का अप्रूवल, 78 से पहले क्या था, 44th अमेंडमेंट से पहले, और आज की डेट में क्या स्थिति है। केवल ये। अभी मैंने किसी चीज पर चर्चा नहीं करी कि भाई
हमारी लेजिस्लेचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, फंडामेंटल राइट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपातकाल का फंडामेंटल राइट पे क्या प्रभाव पड़ता है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट का। आप लोगों का कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो मुझे पूछ लीजिए। 1 मिनट का डाउट है, 1 मिनट का आप पे टाइम है, इससे रिलेटेड कोई डाउट है पूछ लो, बाकी मैं करवाऊंगा। अच्छा, एक चीज और, मैं एक सेशन ऐसा भी लाने की सोच रहा हूं आप लोगों के लिए, जो ऑनलाइन वाले हैं, जो ऑफलाइन हमसे पढ़ते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बाहर बच्चे बैठे हैं, कि उनको अगर आपातकाल से रिलेटेड कोई डाउट है, उनको ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई डाउट है, तो मैं एक टॉपिक दे दिया करूंगा, संडे या सैटरडे में कभी टाइम निकालता हूं आपके लिए। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप वो क्वेश्चन मुझसे लाइव पूछ सकते हो और मैं लाइव उनके आंसर दूंगा। कितना बढ़िया रहेगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, केवल लाइव पूछो और मैं लाइव उसके आंसर दूंगा। लेकिन मैं एक टॉपिक दे दिया करूंगा, जैसे हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से कोई भी डाउट है आप पूछ लो, हमें इमरजेंसी से कोई डाउट है आप पूछ लो, इस तरीके से करेंगे थोड़ा सा। हाँ जी, अब पूछो कोई सवाल। ऊपर नितिन वाला डाउट है, नितिन क्या कह रहा है, नितिन वाला कौन सा डाउट है बेटा? नितिन का डाउट मैंने देखा नहीं क्या था, ज्वाइंट सेशन आ सकता है किस पर? नहीं, आपातकाल को पास करने के लिए कोई ज्वाइंट सेशन नहीं आएगा। आपातकाल अंकित दोनों हाउस से अलग अलग पास होगा, दोनों हाउस से अलग अलग पास होगा। मधुलता सिंह नो प्रॉब्लम, विकास कुमार, सलमान सर की वीडियो, हाँ उसे भी लाएंगे, विकास सलमान सर की वीडियो आएगी पक्का। कोई और डाउट? नो प्रॉब्लम, ऑल क्लियर, आगे बढ़ूं। निखिल सर, ये क्या कभी इमरजेंसी के लिए ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता? मैंने मना किया, नहीं होगा, ज्वाइंट सेशन नहीं होगा, अलग अलग सेपरेट पास होगा। देखो, पास करने के लिए दोनों हाउस चाहिए, लेकिन हटाने के लिए केवल लोकसभा काफी है। ओके, चलूं आगे अगली चीजों पे, अगली चीजों पे ज्वाइंट सेशन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओके, सबकी वीडियो आएंगी, सबकी। आगे चले रिदम, पक्का ना? अब देखो, अब मैं थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं कि आर्टिकल 352 को अगर हम लेके चल रहे हैं तो 352 का सबसे पहला प्रभाव मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको, वो पढ़ा रहा हूं फंडामेंटल राइट पे क्या प्रभाव है। ओके, मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव होगा। अगर एक हाउस से पास नहीं हुआ तो बेटा नहीं हुआ तो नहीं हुआ ना आरती। हमने क्या कहा, अगर दोनों से पास हुआ तो पास है। आप भाई कोई कानून कैसे बनाते हो, दोनों हाउस से पास है तो पास है ना, अगर एक से नहीं हुआ तो खत्म हो गया, चलेगा ही नहीं आगे। ओके सोनिया, मैंने बताया ज्वाइंट सेशन की कोई जरूरत नहीं है, अलग अलग पास होगा, बिल्कुल अलग अलग पास होगा। ओके, चलें आगे। राष्ट्रीय आपातकाल कितने दिन तक लगाया जा सकता है? मैंने बताया मैक्सिमम अनंत काल तक, एक बार में 6-6 महीने लगेगा पार्लियामेंट्री अप्रूवल से, लेकिन कितनी भी बार तक लगा सकते हो। अगर युद्ध हमारा 10 साल चला पाकिस्तान से तो 10 साल लगा के रखेंगे भैया, कोई मैक्सिमम टाइम पीरियड नहीं है, अनंत काल तक चल सकता है, जब तक स्थिति कंडीशन सामान्य ना हो जाए। ओके, चलूं आगे, देखिएगा आप गौर से, अगली बात समझना। अब मैं बात कर रहा हूं कि मौलिक अधिकारों पर आपातकाल का क्या प्रभाव होगा। मौलिक अधिकारों पर, यह गौर से सुनना, इस क्वेश्चन में तुम लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है और आधा अधूरा पढ़ते हो इसको, टीचर भी आधा अधूरा पढ़ाते हैं और तुम भी आधा अधूरा ही पढ़ते हो। तुम ये पढ़ते हो कि तुमने जो पढ़ा है नॉर्मली आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर, ये तो पढ़ते हो, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर सभी तरह के मौलिक अधिकार आपातकाल में खत्म हो जाते हैं, यानी केवल ये 2 बैन नहीं होते हैं और बाकी सब बैन हो जाते हैं। ये अधूरा ज्ञान है, उल्टा, इसकी कोई लॉजिक ही नहीं है, इस वाले ज्ञान की कोई आवश्यकता ही नहीं है। गौर से समझिएगा, खूब बढ़िया से। अब देखो, गौर से सुनना, गौर से समझना, बोलूं? राष्ट्रपति नहीं तो देश में, राष्ट्रपति अगर नहीं है तो बेटा राष्ट्रपति की शक्तियों को कोई तो इस्तेमाल करेगा ना। वेद प्रकाश, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति शक्ति इस्तेमाल करेगा, जो भी राष्ट्रपति के पद पे काम कर रहा होगा वो करेगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? विश्रांति काल हो तब इमरजेंसी कैसे लगेगी? मैंने क्या बताया, बेशक विश्रांति काल है ज्योति गौतम, यानी कोई संसद का सत्र नहीं चल रहा, तो मैंने कहा 1 महीने के अंदर अंदर अप्रूवल मिलना चाहिए, यानी सब लोगों को बुलवाया जाएगा 1 महीने में पार्लियामेंट में, 1 महीने में पार्लियामेंट में आ जाने चाहिए सब लोग, अप्रूवल हो। अगर 1 महीने में अप्रूवल ना हुआ तो आपातकाल चलेगा ही नहीं आगे,
चाहे भाई इमरजेंसी का टाइम आ गया, आप घूमने गए हुए तो वापस आओ, ऐसे थोड़ी कि तुम घूमते ही रहोगे, सबको बुलवाया जाएगा वापस। ओके, हाँ लोकेंद्र 358 359 पे ही आ रहा हूं, समझो। अब देखो पहला पॉइंट, आर्टिकल 352 मैंने अभी बताया कि वो 3 प्रकार से लग सकता है। पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा आंतरिक गड़बड़ी तो खत्म हो गया, सशस्त्र विद्रोह। ये 3 कारण हैं। इन 3 कारणों पे आपातकाल लगता है। इसमें ज्यादा से डाल दो खूब। अब गौर से सुनना, अगर इन दोनों के कारण आपातकाल लगा है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, अगर बाह्य आपातकाल है, बाह्य आपातकाल एक्सटर्नल इमरजेंसी है, आर्टिकल 352 में एक्सटर्नल इमरजेंसी है। फिर कह रहा हूं गौर से सुनना, आर्टिकल 352 एक्सटर्नल इमरजेंसी के रीजन की वजह से लगा, युद्ध और बाह्य आक्रमण की वजह से लगा अगर, तो 352 के साथ इस इमरजेंसी से अपने आप ऑटोमेटिकली एक आर्टिकल प्रभाव में आ जाता है, जो है 358। क्या कहा मैंने, फिर समझिए। अगर आर्टिकल 352 के लगने का कारण युद्ध और बाह्य आक्रमण है, बाह्य आपातकाल जिसे आप कह रहे हो, तो इस आर्टिकल के अगर ये 2 कारण हुए, यानी एक्सटर्नल इमरजेंसी हुई, तो इसके साथ ऑटोमेटिकली 358 भी अपने आप प्रभाव में आ जाएगा, अपने आप। तो क्या 358 को प्रभाव में लाने के लिए राष्ट्रपति को कोई उद्घोषणा करनी पड़ेगी? नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति उद्घोषणा करेंगे। अब 358 क्या करेगा? 358 आपके जो आर्टिकल 19 में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इन स्वतंत्रताओं को क्या कर देगा? हमने कहा निलंबित कर देगा, यानी बैन कर देगा। इन स्वतंत्रताओं का जो फोर्समेंट है, जो इनका प्रभाव में आना है, वो खत्म हो जाएगा। याद रखना, आर्टिकल बैन नहीं होता, आर्टिकल बैन नहीं हुआ है बेटा, आर्टिकल का प्रभाव में आना बैन हुआ है। प्रभाव में आना कैसे? यानी कि अगर आपकी आर्टिकल 19 में आपको स्वतंत्रता है कि आप देश के किसी भी हिस्से में घूम सकते हैं, आप कोई भी भाषण दे सकते हैं, आप कहीं भी आ जा सकते हैं। अब 19 प्रभाव में आ गया, 19 को मतलब 358 अगर प्रभाव में आया तो 19 को निलंबित किया गया, 19 को निलंबित नहीं किया गया, 19 के प्रभाव को निलंबित किया गया। इसका मतलब आप कहीं नहीं घूम सकते, आप भाषण नहीं दे सकते। अगर 19 बैन हो गया, आप भाषण दे रहे हो कहीं पे, आप कोई स्पीच कर रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, आपको पुलिस ने पकड़ा और थाने में बैठा लिया, आपने कहा जी मेरे फंडामेंटल राइट का हनन हुआ और मैं आर्टिकल 32 के अनुसार कोर्ट में चला जाऊंगा, पक्की बात है 32 आपको रेमेडीज देता है, तो इसका मतलब यह है कि 32 को उस समय पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। गौर से समझिएगा, यानी कि 19 की जो स्वतंत्रताएं हैं अगर वो कोई छीनता है या फंडामेंटल राइट को अगर कोई छीनता है तो आप 32 के तहत कोर्ट जा सकते हो। अब ये कहना चाह रहा है कि अगर 358 फोर्स में आ गया तो 19 अपने आप ही प्रभाव में नहीं होगा, और अगर ये प्रभाव में नहीं होगा तो इसकी स्वतंत्रताएं भी नहीं होंगी। तो आप इन स्वतंत्रताओं को लेने के लिए आर्टिकल 32 के तहत रेमेडीज प्राप्त नहीं कर सकते। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, या आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो 226 में, क्लियर है ना? 226 में आप हाई कोर्ट या 32 में सुप्रीम कोर्ट की शरण नहीं ले सकते हैं। क्लियर हुई बात? एक्सटर्नल इमरजेंसी है, 352 है, 352 यदि एक्सटर्नल इमरजेंसी से लगती है तो ऑटोमेटिकली 358 प्रभाव में आता है, और यह आकर आर्टिकल 19 में मिल रही 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को बैन कर देता है। यानी कि 19 के तहत जो प्रभाव होना चाहिए फंडामेंटल राइट का या स्वतंत्रताओं का, वो हमारा बैन हो जाता है, ये फोर्स में नहीं होगा। क्लियर यहां तक? हां जी, एक बार और बता दो इसी टॉपिक को। आरती ध्यान से पढ़ा करो, बादाम बादाम खाया करो थोड़े से, हैं? मैं तो कितने आराम से समझा रहा हूं, फिर समझ लो। युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी के आधार पर आपातकाल लगा, कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हो? 352। तो इस कारण से 358 भी अपने आप लागू हो जाता है अगर कारण ये है, यानी ये दोनों है। 358 अपने आप प्रभाव में आएगा, याद रखिएगा, स्वतः प्रभाव में आएगा। 358 जब प्रभाव में आता है
तो आर्टिकल 19 में मिल रही 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को बैन कर देता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को खत्म कर देता है। यह स्वतंत्रताएं आपको नहीं मिलेंगी, और अगर यह नहीं मिलेंगी तो आप जब ही आपसे छीनी गई, आप बाहर निकले, आपको पकड़ लिया गया, आपको भाषण नहीं देने दिया गया, आपको घर में रहने के लिए कहा गया, तो क्या आप इनको बचाने के लिए आप आर्टिकल 32 में जाते हो, रिट डालते हो अपनी? तो क्या आप रिट डाल सकते हो? नहीं डाल सकते हो। 19 के लिए, 19 के लिए बात आई समझ में? क्लियर हुआ? अब दूसरी बात सुनो। अब हमने कहा कि यही इमरजेंसी है, 358 में आर्टिकल 19 बैन होता है। गौर से सुनना। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो और हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, आपके जो शिक्षा संस्कृति के भी हैं, आपके हमने कहा रिलीजियस भी हैं, धार्मिक वाले भी हैं, और समानता के भी हैं आपके। क्लियर है ना? आपको किसी और फंडामेंटल राइट को बैन करना है या उसको प्रभाव को निलंबित करना है। अब कैसे होगा? तो अब जिस मौलिक अधिकार को बैन करना है, गौर से सुनो, 358 ने अगर वाह्य आपातकाल लगा, क्या लगा? वाह्य आपातकाल, 352 की बात कर रहे हैं हम लोग, और वाह्य आपातकाल लगा, तो इसके तहत स्वतः प्रभाव में आ गया 358 आर्टिकल। 358 किसको फोर्सलेस कर देगा, यानी प्रभाव खत्म कर देगा आर्टिकल 19 का। इसमें स्वतंत्रताएं बैन हो गई। अब आपको अदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो दूसरे फंडामेंटल राइट है, उनमें भी बैन करना है। किसी को बैन करना है, सपोज धार्मिक स्वतंत्रता बैन करनी है हमें, हम ये कहते हैं भाई अभी फिलहाल धर्म के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। क्लियर है? तो अब राष्ट्रपति आर्टिकल 359 के अनुसार एक घोषणा करेंगे, याद रखिएगा, आर्टिकल 359 के अनुसार राष्ट्रपति एक घोषणा करेंगे। उस घोषणा में उन फंडामेंटल राइट्स को वो लिखेंगे जिन जिन को भी बैन करना है, जिन जिन को भी बैन करना है, 25 को, 26 को, 23 को, 24 को, जिसको भी बैन करना है। और दूसरी बात, जितने समय के लिए बैन करना है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए, जब तक फंडामेंटल राइट, जब तक आपातकाल चलेगा तब तक नहीं, जितने समय के लिए जिस फंडामेंटल राइट को बैन करना है, उतने समय के लिए राष्ट्रपति एक उद्घोषणा जारी करते हैं। उतने समय के लिए वो सभी फंडामेंटल राइट बैन हो जाते हैं, यानी उनका फोर्स बैन हो जाता है, जो 359 के तहत राष्ट्रपति जारी करते हैं। अब यहां सवाल समझ लो उल्टा, कि जब राष्ट्रपति 359 से घोषणा करने के बाद फंडामेंटल राइट को बैन करते हैं, तो इसके तहत भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को कभी बैन नहीं किया जा सकता। इसके कहने का मतलब यह हुआ, ऐसा नहीं जैसा आप पढ़ते हैं कि आपातकाल अगर लग गया तो 20 और 21 को छोड़कर सभी अधिकार निलंबित हो जाते हैं, सभी अधिकार फोर्सलेस हो जाते हैं। ये गलत, कहां से पढ़ लिया उल्टा सीधा। फोर्सलेस नहीं होते हैं, कोई भी नहीं होता है। अगर 358 में एक्सटर्नल इमरजेंसी है तो 358 से केवल 19 बैन होता है 352 में, और बाकी सब के लिए 359 बैन करता है। क्लियर है? लेकिन 20 और 21 बैन नहीं होगा। और 20 में क्या है आपको पता है, अपराधी कोई व्यक्ति है तो उससे संरक्षण है अपराधों के लिए, और 21 आपकी लाइफ का अधिकार है, आपके मृत्युदंड का अधिकार है। आ रही है बात समझ? अब दूसरी बात सुनो, अगर आपातकाल हुआ आंतरिक आपातकाल, यानी कि इंटरनल इमरजेंसी अगर हुई बच्चों, इंटरनल इमरजेंसी यानी देश में अंदर सशस्त्र विद्रोह हो गया, सशस्त्र विद्रोह, तो इस आधार पर याद रखिएगा, इस आधार पर यह वाला आर्टिकल फोर्स में नहीं आएगा। इंटरनल इमरजेंसी के आधार पर आर्टिकल 358 फोर्स में नहीं आता है। इसका मतलब क्या आर्टिकल 19 बैन होगा, फोर्सलेस होगा? तो आप कहेंगे नहीं। तो 352 अगर इंटरनल इमरजेंसी के कारण लगा है तो किसी भी प्रकार के फंडामेंटल राइट बैन नहीं होते हैं। क्या बोला मैंने? किसी भी प्रकार के फंडामेंटल राइट बैन नहीं होते हैं। अगर किस कारण से लगा हुआ है, इंटरनल इमरजेंसी, जिसे हमने कहा सशस्त्र विद्रोह से लगा हुआ है, तो किसी भी प्रकार का फंडामेंटल राइट क्या बैन होगा? आप कहेंगे नहीं होगा। फिर आप कहेंगे जी कैसे बैन होगा, कैसे बैन होगा? तो मैंने क्या बताया, राष्ट्रपति को अगर किसी भी फंडामेंटल राइट को बैन करना है तो वो घोषणा कर सकते हैं आर्टिकल 359 के अनुसार।
अब 359 में यहां पर क्या चेंज आया? 19 वहां अपने आप बैन हुआ था, यहां 359 में राष्ट्रपति 14 से शुरू हो जाते हैं हमारे फंडामेंटल राइट, और हमारे आर्टिकल 32 तक चलते हैं। इनके बीच में वो जिसको भी बैन करना चाहते हैं वो इसके तहत ही बैन करेंगे। अब क्लियर है बात? जितने भी समय के लिए करेंगे इसके तहत करेंगे। फिर वही बात आई कि इस घोषणा में कभी भी 20 और 21 बैन नहीं होंगे। 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। यानी कि आपका जो डबल जियोपार्डी है ना, एक आपका जो आपने कहा जी जो हमें अधिकार मिले हैं 20 के तहत कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। 20 है ना, अपराधी के संबंध में जो संरक्षण प्राप्त होते हैं 20 में, और 21 में क्या होता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से मुक्ति, लाइफ का अधिकार है वो। तो 20 और 21 कभी बैन नहीं होंगे, उनको प्रक्रिया के अनुसार ही चलाया जाएगा। विधि की प्रक्रिया जो कहती है कि भाई आप पहले किसी को पकड़ोगे, उस पर आप रिपोर्ट फाइल करोगे, उसको आप पुलिस के पास ले जाओगे, पुलिस फिर मजिस्ट्रेट पे ले जाएगी, मजिस्ट्रेट देखेगा, फिर उसे सजा होगी। मृत्युदंड है तो भी कोर्ट करेगा। आप अपनी मर्जी से पकड़ के गोली नहीं मार सकते किसी को। इमरजेंसी में ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई पाकिस्तानी पकड़ा, आपने कोई चोर पकड़ा, कुछ भी पकड़ा और आपने पकड़ के गोली मार दी, ऐसा नहीं। तो 20 और 21 आप समझ लीजिए, इसका इन सबसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये आपको अधिकार दे रहा है कि आप क्या हो, गिरफ्तार हो तो आपको एक अधिकार है, और आपकी अगर जान ली जानी है, आपने कोई ऐसा क्राइम करा है तो ये एक अधिकार है। बात आ रही समझ? तो इनको ध्यान से रखना। इंटरनल इमरजेंसी में कोई फंडामेंटल राइट बैन नहीं होता, 359 के अनुसार बैन होते हैं। जिसको भी करना होता है राष्ट्रपति करेंगे जितने समय के लिए। और बाह्य आपातकाल में 358 अपने आप आ जाता है, जो आर्टिकल 19 को बैन कर देता है। क्लियर है भाई? इससे ज्यादा आज नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा आप लोग फंस जाओगे। बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने पहले ही बताया था। 352 बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। 352 में आज मैंने जितना पढ़ा है इतना समझना। अगली क्लास में जब मैं अगले सैटरडे में या कभी क्लास लूंगा, कोशिश करता हूं बीच में किस दिन और लाइव आ जाऊंगा, 1-2 दिन बाद, 2-4 दिन बाद में आप लोगों के पास नोटिस पहुंच जाएगा पहले ही। तो जो प्रभाव अभी बच गए हैं 352 के ही बोल रहा हूं मैं। एग्जीक्यूटिव पे क्या प्रभाव है, कार्यपालिका पे, लेजिस्लेचर पे क्या प्रभाव है, सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्या प्रभाव है, अगर लोकसभा भंग हो चुकी है, विधानसभा भंग हो चुकी है तो उन पे क्या प्रभाव होगा, कितने कितने समय उनके एक्सटेंशन को किया जाएगा, ये सारी बातें हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की हमारी 1 घंटे की क्लास में केवल इतना डिस्कशन हुआ है। बेटा बहुत ध्यान से समझना, चाहे सिविल का पेपर हो, पीसीएस का हो, कोई कुछ भी पेपर हो, जितना मैंने डिस्कशन किया है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप सबसे। ओके, इंडियन कोचिंग आपको बेस्ट पढ़ाएगा और बेस्ट ही पढ़ाने के लिए हम लोग जाने जाते हैं। तो आज भी मेरे पास पता नहीं कहां से एक बिटिया का नंबर आया, उसका कानपुर वानपुर से कहीं से फोन आया था। अब वो पता नहीं उसने मेरा कैसे पर्सनल नंबर ले लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। अब आप इनको ध्यान रखिए, हम जितना आपको यहां गाइड कर सकते हैं हम करेंगे, और बेहतर से बेहतर शिक्षा देंगे। जो पढ़ाएंगे बेस्ट, उसके लिए आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं है ना, जितना भी हम आ सकते हैं। तो 352 का इतना जितना आज तक पढ़ाया है उसको क्लियर करके रखना। अगले मैं इस पे पढ़ाऊंगा फिर जो हमारे रह गए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, न्यायपालिका पे क्या प्रभाव होगा। हम आगे करेंगे कि लोकसभा और राज्य की विधानसभा अगर खत्म होने जा रही है उन पे क्या प्रभाव होगा, और बाकी और चीजें जो 352 से रिलेटेड हैं। तो 352 बहुत बड़ा आर्टिकल है, 356 बहुत छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है, और 362 तो बहुत छोटा है। ओके, 2 मिनट का टाइम है, कोई और? थैंक यू सर, सारा टॉपिक क्लियर हुआ। रीना देवी ओके, वेलकम। मधुलता सिंह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अंशु तेवतिया ओके, सबको हाय बाय कर देता हूं मैं। विशाखा कंसल, सबके नाम ले लूंगा, फिर कहोगे नाम नहीं लिया भैया ने हमारा। नया देशवाल, राहुल कुमार गुड नाइट। सोनिया सिसोदिया थैंक यू, वेलकम। सोमपाल जय भीम। रीना देवी थैंक यू, ओके। चलें, गुड नाइट। अगली क्लास में इससे अगले डिस्कशन करेंगे, ध्यान रखिएगा। मेहनत से पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए सब लोग अपना बढ़िया से। ओके, चलिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास का नोटिस आ जाएगा आपके पास, हम अपने फेसबुक पेज पे बाकी पे डाल देंगे। आप इंडियन कोचिंग का एक फेसबुक पेज है उसे ज्वाइन कर लो, एक ग्रुप भी है हमारा उसे ज्वाइन कर लो, मेरा अपना पर्सनल पेज है संदीप त्यागी का, उसे ज्वाइन कर लो। उन पे सब आपको चीजें मिलती रहेंगी। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। ज्योति, गौरव, सिकंदर, निशी थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू।